नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंश्योरेंस है वो सोशल सिक्योरिटी में किस तरह से योगदान देता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो ये हम देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कि समाज के जो लोग हैं उनको किसी एजेंसी के द्वारा, सरकारी संस्था के द्वारा या किसी विशेष संस्था के द्वारा या अथवा वो मिलजुल कर स्वयं किसी प्रकार से अपने जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, तो इसको अपन सामाजिक सुरक्षा के रूप में मान करके चलते हैं। तो यदि इसको छोटे रूप में इसका अपन अर्थ लें तो अपन देखते हैं कि संक्षिप्त रूप में यदि अपन इसका अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा किसी नोडल एजेंसी को अधिकृत कर दिया जाता है और वो सामान्य व्यक्तियों का एक निश्चित जोखिमों से जो ग्रस्त होते हैं उनका बीमा करवाती है। उसमें सरकार का भी कुछ अंशदान होता है और इस तरह से उन व्यक्तियों को उन जोखिमों से ग्रसित होने पर सुरक्षा प्राप्त होती है। पर यदि वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें या बीमा के विस्तृत रूप को यदि देखते हैं तो सामाजिक सुरक्षा केवल सरकारी एजेंसी के द्वारा ही नहीं हुई बल्कि व्यक्ति स्वयं भी अपना बीमा करा करके अपने आप को सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित कर सकता है। तो इस तरह से सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक शब्द हो गया जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों की जो कि उस बीमा से संबंधित है या उन्होंने किसी विशेष जोखिमों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बीमा करवाया है तो उनको सुरक्षा सामाजिक दृष्टि से उनको और व्यावसायिक दृष्टि से भी उनको इसमें सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसमें हम बीमा की सभी योजनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिसके के द्वारा वो उन योजनाओं में सम्मिलित होकर के व्यक्ति अपना बीमा करा करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। जैसे सामाजिक सुरक्षा में हम देखें तो समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई एक सामूहिक प्रयास है जिसके अंतर्गत अंशदान स्वयं सुरक्षा प्राप्त करने वाले का भी हो सकता है और किसी नोडल एजेंसी के द्वारा भी इसमें जैसे सरकार के द्वारा कुछ अंशदान दिया जा सकता है। और इसी तरह से जोखिमों और विपत्तियों जो भी आ सकती है उनके विरुद्ध एक सुरक्षा का उपाय है। और इसी तरह से सामाजिक न्याय की व्यवस्था है कि जिसमें सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो जाता है और एक मानवीय प्रतिष्ठा भी बनी हुई रहती है और वो भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा कोई दान नहीं है बल्कि मानव द्वारा समाज के लिए की जाने वाली सेवाओं के बदले उसको मिलने वाला प्रतिफल है। कि कोई भी व्यक्ति अपन बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है, तो एक जो निर्धन व्यक्ति भी है वो यदि समाज के लिए कुछ करता है तो वो भी समाज के लिए, मानव जाति के लिए उसकी की गई सेवाएं हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी धनाढ्य हो परंतु वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसे समाज के हर तबके के व्यक्ति की सेवाएं लेनी होती है। तो वो जो व्यक्ति सेवाएं दे रहा है तो उसको भी अधिकार है कि वो अपने आप को सुरक्षित करें। तो इसलिए वो अपने आप को सुरक्षित कर रहा है तो वो उस बीमा कंपनी से जिससे कि वो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसके बदले में जो उसे सुरक्षा प्राप्त हो रही है वो कोई दान नहीं है बल्कि वो अपना अधिकार है जो कि उसने निश्चित प्रीमियम भर के प्राप्त किया है। उस प्रीमियम के बदले में वो सुरक्षा प्राप्त कर रहा है। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर जीने का अधिकार प्राप्त हो और जो विशेष विपत्ति की अवस्था है उस विपत्ति की अवस्था में वो अपने आप को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा बहुत विस्तृत शब्द है जो कि बीमा के द्वारा ही संभव हो सकती है। तो इसको अपन अलग अलग पॉइंट्स में लेकर के देखेंगे कि किस तरह से सामाजिक सुरक्षा अलग अलग वर्ग के लोगों को, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों को किस तरह से प्राप्त हो सकती है। तो हम सामाजिक सुरक्षा को एक अपन मानवीय भाईचारा के रूप में कह सकते हैं, सहकारिता के रूप में कह सकते हैं कि उसके रूप में ही ये कार्य किया जाता है क्योंकि बीमा स्वयं सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें अपन अलग अलग उसमें देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे कि ओल्ड एज में इनकम का एक साधन प्राप्त हो जाता है
कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में वो कार्य करने में सक्षम होता है, उसके पास में आजीविका के साधन होता है, परंतु जब उसकी वृद्धावस्था होती है तो उसके आय के साधन भी समाप्त हो जाता है और उसकी कार्य क्षमताएँ भी कम होती चली जाती है। तो उस स्थिति में उसे आवश्यकता होती है कि उसके पास में एक इनकम का जरिया रहे ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और वृद्धावस्था में ही उसको कई बीमारियां हो सकती है, कई सारे उसके दायित्व हो सकते हैं कि उन दायित्वों को भी वो जिसको कि वो युवावस्था में पूरा नहीं कर सका है उनको भी उसे पूरा करना होता है। तो इन सबको पूरा करने के लिए उसे एक निश्चित इनकम की ज़रूरत होती है। तो वृद्धावस्था में उसे एक निश्चित इनकम प्राप्त होती रहती है क्योंकि उसने जो अपना जीवन बीमा कराया है तो वो उसका समय अवधि इस प्रकार की ले सकता है कि जब उसको जैसे 60 वर्ष के बाद में उसको आय की आवश्यकता है तो वो जैसे 40 वर्ष की आयु में बीमा कराता है तो वो 20 वर्षीय बीमा पत्र ले सकता है। तो 20 वर्ष तक तो वो उसकी प्रीमियम भरने में समर्थ है और 20 वर्ष के बाद में उसे आय प्राप्त होने लग जाएगी उससे बीमा से। तो इस तरह से जब वो 60 वर्ष का होएगा तो उसकी एक रेगुलर इनकम प्राप्त होती चली जाएगी। इसी तरह से आश्रितों को सुरक्षा, अब हम देखते हैं कि आश्रितों को भी सुरक्षा प्राप्त होनी आवश्यक है। जब भी घर में किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है या वो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या उसको कुछ बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उस स्थिति में जो उसके आश्रित होते हैं तो उनके घर में इनकम का कोई जरिया नहीं रहता है, तो उनकी आश्रितों के जीवन यापन भी कठिन हो जाता है। उनकी जो भविष्य की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं वहीं पर धूमिल हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए यदि व्यक्ति अपना बीमा करवा लेता है व्यक्तिगत बीमा तो उस कंडीशन में वो जीवन बीमा का जब यदि उसको कोई भी आकस्मिकता घटित हो जाती है तो उस कंटिजेंसी में उसके आश्रितों को उसका समेश्वर अमाउंट मिल जाएगा। तो उस राशि के द्वारा वो अपने आप को पुनः जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है उसमें आगे बढ़ सकता है क्योंकि उनका आय का एक निश्चित जरिया या एक मुश्त राशि उनको प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वो आगे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे आर्थिक संकट, बीमारी व दुर्घटना के समय बीमा कंपनी सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम आर्थिक जीवन की दृष्टि से देखते हैं कि कई बार ऐसी गंभीर बीमारियां आ जाती है कि उसका इलाज बहुत महंगा होता है या इस तरह से व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कि उस दुर्घटना के द्वारा होने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है या उसका इलाज बहुत महंगा हो सकता है। तो उस कंडीशन में यदि बीमा कंपनी के द्वारा उस बीमारी से का इलाज करवाने के लिए यदि पैसा प्राप्त हो जाता है या बीमारी से इलाज करवाने की सुविधा प्राप्त हो जाती है तो वो सुविधा प्राप्त होने से कोई भी जो व्यक्ति है अपने आप को उस बीमारी से इलाज करवा सकता है, अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। इसी तरह से कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसे उसकी दुर्घटना का जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा सकता है या उसकी यदि मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में तो मृत्यु होने पर भी जो भी उसका समेश्वर अमाउंट है वो उसके आश्रितों को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी इस तरह का कोई आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर उसने जो बीमा करवाया है उस प्रकार के बीमा पत्र में जो भी उसे राशि प्राप्त होनी चाहिए वो राशि उस रिस्क में उसे प्राप्त हो जाएगी। फिर है बाल जीवनों की सुरक्षा। इसी तरह से हम देखते हैं कि आजकल बच्चों के जीवन में भी आवश्यकता के अनुरूप कई प्रकार के बीमा पत्र जारी किए गए हैं। तो उसमें जैसे उनकी शिक्षा है, उनके विवाह है या उनकी हायर एजुकेशन है तो इनके लिए उनको कुछ रुपए की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि व्यक्ति उस समय तो उसे लगता है कि वो भर सकता है, परंतु जिस समय बच्चे बड़े होते हैं उस समय उसकी हायर एजुकेशन की फीस देने के लिए, विवाह के लिए या उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह करवाने के लिए उनके पास में इतना पैसा नहीं हो फीस के लिए, परंतु वो यदि बच्चों के बाल्यकाल में ही उनकी इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंश्योरेंस करवा देता है तो वो जब इस उम्र में आएंगे या उनकी जब ये आवश्यकताएं उदय होंगी उस समय उन्हें बीमा कंपनी के द्वारा ये पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो जो छोटी छोटी बचतें करके मासिक, त्रैमासिक या 6 मासिक या वार्षिक रूप से जो प्रीमियम भरी गई थी
तो वो उस समय जब वो बच्चे छोटे थे उस समय वो प्रीमियम भरना भारी नहीं जाता है। परंतु जब आज के समय जबकि उन्हें उन रुपयों की आवश्यकता है हायर एजुकेशन के लिए या अपने किसी ट्रेनिंग के लिए या विभाग के लिए, तो उस समय उन्हें वो पैसा एक मुश्त प्राप्त हो जाता है। तो वो अपनी जो भविष्य की योजनाएं हैं उन योजनाओं को वो आसानी से पूरा कर सकता है। इसी तरह अपंग आश्रितों को सुरक्षा प्राप्त हो जाती है कि बीमा कंपनी ने इस प्रकार के बीमा पत्र भी जारी किए हैं कि यदि किसी व्यक्ति के कोई आश्रित अपंग है तो वो इस तरह का बीमा करवा सकता है ताकि उनके नहीं रहने पर भी उन अपंग आश्रितों को एक निश्चित अमाउंट उनकी मृत्यु के बाद में मिलता रहेगा और वो किसी के आश्रित नहीं होंगे। इसी तरह से व्यावसायिक संपत्तियों की सुरक्षा कि जब भी व्यवसाय का नाम ही जोखिम है कि जब भी कोई उद्यमी उद्यम करता है तो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में रिस्क हमेशा जुड़ी हुई है। तो वो किसी भी रूप में हो सकती है, उसको लॉस हो सकता है, उसकी व्यावसायिक संपत्ति में आग लग सकती है, उसकी मशीनें खराब हो सकती है, आंधी बाढ़ तूफान भूकंप कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से उसकी व्यावसायिक संपत्तियां कभी भी समाप्त हो सकती है, उनको लॉस हो सकता है, खराब हो सकती है। परंतु उद्यमी यदि अपनी उन व्यावसायिक संपत्तियों का बीमा करवा लेता है तो इंश्योरेंस करवाने पर वो संपत्तियां यदि जिस स्पेसिफिक जोखिम के लिए उसने इंश्योरेंस करवाया है यदि वही जोखिम उत्पन्न होती है तो उन व्यावसायिक संपत्तियों के बदले में उसे सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से वो पुनः उन व्यावसायिक संपत्तियों को स्थापित करके अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। फिर सार्वजनिक दायित्व बीमा के अधीन सुरक्षा। कई प्रकार के ऐसे दायित्व होते हैं जो कि थर्ड पार्टी के प्रति उदय हो सकता है। जैसे कोई व्यवसाय है उसका जोखिमपूर्ण व्यवसाय है, जैसे वो कोई भी गैस का रिसाव हो सकता है जो कि एक सामान्य जनसमूह को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो इस चीज़ से बचने के लिए बीमा करवा लेता है तो यदि रिसाव हो भी जाता है तो उस कंडीशन में उसका जो दायित्व बनता है थर्ड पार्टी के लिए तो वो तृतीय पक्षकार के प्रति जो दायित्व है उसका यदि वो अपना दायित्व बीमा करवा लेता है तो बीमा कंपनी के द्वारा उसके उन दायित्वों को पूरा किया जाएगा और वो बहुत बड़ी जोखिम से अपने आप को एक छोटी सी प्रीमियम दे करके बचा सकता है। तो इस तरह से वो स्वयं जोखिमों से बच जाएगा और अपने आप को उसे मानसिक शांति भी बनी हुई रहेगी। फिर है सेवा योजकों की सुरक्षा। अब सेवा योजकों की सुरक्षा जो एम्प्लॉयर्स हैं तो उनको कई प्रकार के उनके दायित्व अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति होते हैं। जैसे उनकी पेंशन देने के लिए सेवा के दौरान उनकी मृत्यु होने पर दुर्घटना होने पर उनको उसके बदले में भुगतान प्रदान करना या इसी तरह के सेवा के दौरान बीमार होने पर उन्हें उसके बदले में सुरक्षा प्रदान करना या फैसिलिटीज़ देना। तो इन सब के लिए यदि वो उन सब कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस करवा देता है या वो इस तरह का बीमा पत्र ले लेता है तो ऐसी जितनी भी उसकी जो भी औपचारिकताएं हैं या जो भी उसके द्वारा ऑब्लिगेशंस हैं तो वो ऑब्लिगेशंस एक प्रीमियम के बदले में वो बीमा कंपनी को शिफ्ट कर देता है और वो ऑब्लिगेशंस उदय होने पर बीमा कंपनी उनको उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करती है। तो इस तरह से जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जितनी भी उसकी सेवाएं हैं या जो भी दायित्व उदय होता है उनको बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकता है और प्रीमियम दे करके वो निश्चिंत हो सकता है। इसी तरह से पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा। जैसे कई जो प्रोफेशनल्स हैं तो वो पूर्ण सावधानी के साथ में कार्य करते हैं, फिर भी हो सकता है कि कुछ मानवीय गलती हो सकती है कि जिसके कारण से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है तो उसके लिए वो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए भी वो अपना पेशेवर बीमा करवा सकता है, अपने दायित्वों का बीमा करवा सकता है। तो ऐसा बीमा करवाने पर यदि उनका कोई भी दायित्व उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में वो दायित्व बीमा कंपनी के द्वारा वो पूरा किया जाएगा। इसी तरह से सामान्य व्यक्तियों के अस्तित्व की सुरक्षा। तो अपन देखते हैं कि कुछ जो व्यक्ति है जो कि छोटे छोटे अपने व्यवसाय करता है, जैसे मुर्गी पालन व्यवसाय है, मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है या ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इस तरह से चलाने का व्यवसाय है, ठेला व्यवसाय है। तो इस तरीके से छोटे मोटे जितने भी व्यवसाय हैं
तो उनको कोई भी नुकसान होने पर उनका व्यवसाय पूर्णतः बंद हो जाता है। तो आजकल बीमा कंपनी के द्वारा हर एक प्रकार के व्यवसाय को बीमा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। मतलब बीमा का क्षेत्र अन्य बीमा के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। तो लगभग सभी प्रकार के छोटे व्यवसायों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यदि वो अपने बीमा करवा लेते हैं तो इस तरह से इनमें यदि कोई नुकसान भी हो जाता है तो उस नुकसान की पूर्ति उन्हें बीमा कंपनी के द्वारा कर दी जाती है। बल्कि इसमें तो सरकार के द्वारा भी कई बार बीमा में अपना अंशदान दिया जाता है और बहुत ही कम प्रीमियम पर इनका बीमा होता है। तो इस प्रकार से ये इनके अस्तित्व की सुरक्षा होती है और इनको लॉस होने पर भी ये पुनः अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे बीमा पत्र जारी किए गए हैं कि उन बीमा पत्रों के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है वो इसके पात्र हैं और वो उसका बीमा करवा सकते हैं और वो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार के बीमा पत्रों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से बेरोजगारी बीमा भी, हालांकि अपने देश में बेरोजगारी बीमा नहीं है परंतु कुछ विकसित देशों में इस तरह का बीमा भी जारी किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो इंश्योरेंस है उसके द्वारा सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत कार्य किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो इंश्योरेंस स्वयं ही सोशल सिक्योरिटी है और उसको अपने विभिन्न एस्पेक्ट से देखा कि किस तरह से बीमा के द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है और वो विभिन्न जोखिमों से घिरे हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और चिंता रहित होकर के अपना कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जोखिमें उत्पन्न होएगी परंतु बीमा कंपनी के द्वारा उनकी सुरक्षा के उपाय कर दिया जाता है। तो वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से चिंता मुक्त होकर के अपने उस व्यवसाय को या अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं ताकि या अपने जीवन को जी सकते हैं कि उनकी वृद्धावस्था में क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। तो इन सब चिंताओं से वो मुक्त होकर के अपना कार्य कर सकते हैं। थैंक यू।